चूरू से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजगढ़ के लंबोर गांव का जवान शहीद हो गया है। आतंकियों से लोहा लेते हुए जवान ने शहादत दे दी। लंबोर गांव का जवान शहीद हुआ है और शहीद के गांव में जैसे ही ये खबर पहुंची, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। श्रीनगर में 14, आरन में 28 वर्षीय योगेश तैनात थे। 18 कैवेलरी आर्म्ड कोर बटालियन का जवान योगेश थे जो शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना के बाद गांव में शोक की लहर है। गांव लंबोर के सरपंच जोगेंद्र सिंह ने इसे लेकर जानकारी दी। योगेश के 4 वर्षीय बेटा और 8 महीने की एक बेटी भी है। पत्नी बीकानेर पीबीएम अस्पताल में नर्स का काम करती हैं और ये सभी बेहद दुखी हैं जब से इस शहादत के बारे में उन्हें सूचना मिली है। हालांकि फख्र से सीना जरूर सभी का चौड़ा है, क्योंकि आतंकियों से लोहा लेते हुए योगेंद्र ने शहादत दी है। ऐसे में लोगों के आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन एक जज्बा देशभक्ति का, जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए शहादत दी, वो लोगों के मन में भी है। और यही वजह है कि फख्र से लोगों का सीना चौड़ा हो गया है, क्योंकि गांव के बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। लेकिन योगेश का एक 4 वर्षीय बेटा और एक 8 महीने की बच्ची भी है और ऐसे में घर में गमगीन माहौल है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही उन्हें इसके बारे में पता चला, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। तो आज पूरे गांव में शोक की लहर जरूर है, लेकिन इस शहादत को लेकर लोग फख्र से उनकी तारीफ कर रहे हैं और जवान को याद भी किया जा रहा है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक तरफ जहां लोग गमगीन हैं तो वहीं दूसरी ओर फख्र भी, क्योंकि आतंकियों से लोहा लेते हुए जवान ने शहादत दी है। कब तक पैतृक गांव उनका शव पहुंचेगा और अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो चूरू जिले की राजगढ़ तहसील का जो लंबोर गांव है, वहाँ के जो योगेश कुमार हैं, वे शहीद हुए हैं। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है और आतंकवादी हैं उनसे लोहा लेते वक्त उनके सीने में गोली लगी और सीने में गोली लगने के बाद वो शहीद हुए हैं। जो इनका गांव है वहां पर लोगों में गम है। पिता से हमारी बात हुई है, पिता ने भी अपने बेटे की शहादत पे गर्व किया है, दुख भी जाहिर किया है। लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर उनके 4 बेटे होते तो वो अपने चारों बेटों को देश के लिए और शहीद करने के लिए तैयार है। इस तरह की जो बात है वो उनके द्वारा की गई है। जो माहौल है वो गमगीन है यहाँ पर। और अभी जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे जो परिजन है उनकी बात चल रही है और अभी ये तय नहीं हुआ है कि कब तक जो इनका जो शव है वो पैतृक गांव पहुंचेगा। जी बिल्कुल मनोज, हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इकलौता बेटा शहीद हुआ, ऐसे में जरूर घर में गमगीन माहौल होगा। बताया जा रहा है 4 वर्षीय बेटा और मासूम बच्ची भी है। पत्नी की स्थिति क्या है मनोज? बातचीत पत्नी से हो पाई क्या आपकी? जी मैं बताना चाहूंगा, जो इनकी शहीद की पत्नी है वो बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कार्यरत है और वहीं वो अभी रहती है। और जहां तक मेरा मानना है कि अभी उनको इसकी सूचना है वो परिजनों के द्वारा नहीं दी गई है। कम से कम फोन पे उनको ये सूचना नहीं दी गई है। जो परिजन है वो बीकानेर जाएंगे, जहां से जो उनके 4 वर्षीय बेटे और 8 महीने की जो बेटी है और उनकी जो पत्नी है उनको वहां से लेके आएंगे। और जो इनका पैतृक गांव है लंबोर, यहाँ वो लोग आएंगे और उसके बाद ही आगे पता चल पाएगा। जी ठीक है मनोज, घर के लिए ये गमगीन दिन है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शहादत दी है सभी को उनकी शहादत पर फख्र भी जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हैदराबाद के दौरे की करेंगे। कांग्रेस की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज व्यस्त हैं। विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हैदराबाद में ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है जिसमें सीडब्ल्यूसी के तमाम सदस्य मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनके बगल में सोनिया गांधी मौजूद है और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक में शामिल हैं।
उनके बगल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आप देख सकते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए इस वक्त हैदराबाद में ही मौजूद हैं। शाम को रैली भी निकाली जानी है। ये रैली भी कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रवासी राजस्थानियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा भी इस वक्त हैदराबाद में ही मौजूद है। तस्वीरों में आप इस वक्त उन्हें देख सकते हैं। डोटासरा प्रवासियों से चुनाव में सहयोग भी मांगेंगे। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उसे लेकर तो तैयारियां की ही जा रही हैं। साथ ही साथ जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन्हें लेकर भी खास रणनीति इस बैठक में तैयार की जा रही है। किस तरीके से चुनावी मैदान में उतारना है, कौन कौन से वो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर केंद्र को घेरना है, इन तमाम बातों को लेकर एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। बैठक में शामिल होने से पहले सोनिया गांधी से भी जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे और ये बैठक कई सारे बदलाव को लेकर आ रहा है, जहां पर उन्होंने कहा कि बैठक के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सीडब्ल्यूसी की उनकी ये पहली बैठक है और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले। इस बैठक के बाद एक रैली की जानी है जिसमें दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि हम काफी ज्यादा भीड़ जुटाएंगे और यहां पर शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को लोगों के सामने दिखाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी बन चुकी है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने खुद के वजूद को रखने की। उसे ये दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं और यही वजह है कि इस बैठक को भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं सीकर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 7 करोड़ गारंटी कार्ड देने के दावे पर उन्होंने मांग की है कि सरकार गारंटी कार्ड को लेकर व्हाइट पेपर जारी करे। कितने लोगों को लाभ मिला, इसका व्हाइट पेपर जारी किया जाए। वहीं प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगा दिया। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी की ओर से भी एक एक कर कई टिप्पणियां सामने आ रही हैं। राजेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कितने लोगों को लाभ मिला है, इसे लेकर व्हाइट पेपर जारी की जाए। साथ ही साथ प्रभुलाल सैनी ने भी किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। चुनाव में दंभ भर रही है भारतीय जनता पार्टी, जहां 52,000 बूथों पर फोटोयुक्त बूथ कमेटी के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी है। वहीं आज आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के चीफ जो पूरे संगठन को थैले में लिए घूम रहे हैं, आज कह रहे हैं कि आज हम 25 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा भी करेंगे और पीसीसी को भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार एक परिवार इस पूरी कांग्रेस को अपने कैद में लिए हुए हैं, गांधी परिवार, उसी तरह कांग्रेस पार्टी अब अशोक गहलोत जी और गोविंद जी के बीच में सिमट गई। इनका कोई संगठन नहीं। आज अब तक जो महंगाई राहत कैंपों में इन्होंने 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड बांटे हैं। मुख्यमंत्री जी ने वचनबद्ध होकर गारंटी दी है। मैं आज की पीसीसी के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि कितने गारंटी कार्ड जिनको वस्तुस्थिति में उन लोगों को लाभ मिला उसका उनको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। किस्सा कुर्सी को लेके ये सरकार लड़ती रही है, काम करती रही है, जनता को राहत नहीं है, किसानों के साथ धोखा दिया है। और अभी हाल ही में कृषक ऋण माफी कमीशन का गठन इन्होंने किया है और विधानसभा में पारित भी किया, आनन फानन में बिना बहस के इन्होंने किया है। इसके पीछे मात्र लॉजिकली यह है कि किसानों का जो कर्जा 2018 में 99,000 करोड़ से ज़्यादा था, वो बढ़कर 1,34,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और उसी से बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, राहुल गांधी जी की घोषणा को पूरा नहीं किया, शायद आम किसान को और आम जनता को भटकाने के लिए ये कमीशन लेकर ये आए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, किसानों के प्रति भी हमारी भारत सरकार की यदि हम बात करें, हमारी भारत सरकार कभी दिखावा नहीं करती है, काम को करती है। नीति और नियत किसान के लिए समर्पित है। चाहे समर्थन मूल्य का सवाल रहा हो, हम लोगों ने 1.5 से 2 गुना तक समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है। कृषक सम्मान निधि की जहाँ हम बात करें तो मेरे साथियों लगभग 2,40,000 करोड़ से ज़्यादा 11 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखें तो राहत कैंप लगाकर आम जनता को आहत करने का काम
राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है। उधर कोटपुतली में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा शनिवार रात तकरीबन 9 बजे कोटपुतली पहुंची। शहर के एलबीएस कॉलेज ग्राउंड में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रभारी चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित भाजपा के कई नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राज्य की कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में अपराध बढ़े हैं, आज महिलाएं असुरक्षित है और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका में बने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते नजर आए। सेंटर के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये कन्वेंशन सेंटर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। इसमें एक मेन ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया गया है, जिसमें एक साथ तकरीबन 6000 लोग बैठ सकते हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कई का काम भी पूरा हो चुका है। हाल फिलहाल में दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम की चर्चा पूरी दुनिया में देखने को मिली है, जहां पर G20 की बैठक हुई थी और अमेरिका समेत दुनिया के टॉप लीडर्स इसमें शामिल हुए थे। इसी तरह से दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसे यशोभूमि का नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण यशोभूमि। तो यशोभूमि की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई, जिसकी खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्थडे पर बॉस की ओर से देशवासियों को आज कई सौगातें दी जा रही हैं, जिसकी अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा भी किया गया। यशोभूमि का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। मेट्रो की सौगात दी गई। महिला कामगारों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए नजर आए और बच्चों के साथ पीएम मोदी ने सेल्फी भी ली। तो कई खास तस्वीरें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज विश्व गुरु का जन्मदिन है, तो ये अपने आप में ही खास हो जाता है। तो वहीं बीजेपी आज अलवर दक्षिण जिला खेल प्रकोष्ठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य पर शहीद स्मारक कंपनी बाग से भगत सिंह सर्किल तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल से सम्मानित किया गया। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य के अलावा आज विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जा रही है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ की घोषणाएं की हैं। ये सारा पैसा कारीगरों के लिए है। आज श्रद्धेय माननीय श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और सौभाग्य की बात है आज विश्वकर्मा जयंती भी है। और आज जन्मदिन के दिन जहां अलवर में मैराथन दौड़ हो रही है, अभी शहीद स्मारक से कंपनी बाग से लेकर भगत सिंह चौराहे तक, वहाँ पूरे देश में यह बहुत प्रसन्नतापूर्वक, बहुत आनंदपूर्वक और हर्षपूर्वक मनाया जा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर डीग जिले के कुम्हेर डीग विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। ये शिविर बीजेपी नेता सुभाष उसरानी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान युवाओं में रक्तदान को लेकर उत्साह नजर आया। बीजेपी नेता सुभाष उसरानी ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान करने के लिए युवाओं में खासा उत्साह नजर आया और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। दौसा के दौलतपुरा गांव के बालाजी मंदिर में बीजेपी नेता प्रहलाद मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया और हवन भी किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने पीएम मोदी के स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की। हवन में विद्वान पंडितों ने आहुतियां दिलवाई और पीएम मोदी के लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। वहीं लालसोट शहर में दिन भर सफाई अभियान चलाया जा रहा है।
आज जो मैंने आहुति दिलवाई है ये माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की आयु के लिए यशस्वी के लिए ये मैंने आहुति दिलवाई है। इसमें महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकम इव बंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इससे 100 वर्ष की आयु प्राप्ति होती है। तो आज पीएम मोदी जाखड़ो गांव में खेत में ओपन वेल की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी ढहने से मजदूर कुएं में दब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और मजदूर को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 जेसीबी मशीन और 1 हिटाची और ट्रैक्टर भी लगाए गए हैं। कल शाम 5 बजे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूर देवराम के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि देवराम जल्द ही बाहर निकल जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मजदूर फंसा हुआ है जिसे लेकर लगातार रेस्क्यू जारी है। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के अणदे की बेरी गांव के अंदर यहां पर कल ओपन वेल खुदाई के दौरान उसका फरमा जब भरा जा रहा था, उसी दरमियान फरमा दसक गया और ये मिट्टी के अंदर दसकने से देवाराम जो कि 40 वर्ष की उम्र है वो यहाँ पर दब गया। और पिछले कल से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिटाची मशीनें लगाई गई है, जेसीबी मशीनें लगाई गई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैक्टर लगाए गए हैं ताकि इस मिट्टी को यहाँ से हटाया गया। हमारे साथ में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी है जो कि कल से यहाँ लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि खूब सारी यहाँ पर पब्लिक भी पहुंची है और रेस्क्यू के अंदर कई तरीके की दिक्कतें आ रही है। सर, किस तरीके की दिक्कतें आ रही है? लगातार रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ मिट्टी क्या इसका जुड़ाव कमजोर है कि बार बार बालू मिट्टी ढह रही है, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। उम्मीद करते हैं आने वाले 1-2 घंटे के अंदर ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। तो कितनी दिक्कतें आई है? कितनी यहाँ पर आपने हिटाची लगाई है, ट्रैक्टर लगाया है, जेसीबी मशीन लगी है? अच्छा, 3 जेसीबी मशीन है, 2 हिटाची है और लगभग 10 ट्रैक्टर है और लगातार पिछले 15-16 घंटे से कंटिन्यू चल रहा है। क्या कुछ उम्मीद की जा रही है बचने की? बचने की गुंजाइश तो कम है, लेकिन बाकी तो भगवान के हाथों क्या पता बच भी जाए। ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं कि चमत्कार हो, लेकिन प्रशासन का कहना है कि अगले 2 घंटों के अंदर देवाराम को बाहर निकाल दिया जाएगा और यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रेमनंद नेता, न्यूज 18, अंडे की बेरी, बाड़मेर। तो दावा है कि कुछ देर में रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि करिश्मा हो और जो देवाराम मजदूर अंदर फंसा हुआ है उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, लौटेंगे। बारिश की प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश लगातार जारी है। इन 5 अलग अलग तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश से निचले इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं। प्रदेश के कई बड़े डैमों के गेट को खोल दिया गया है और कई नदियां उफान पर हैं। सिरोही से लेकर डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बारिश के बाद जल जमाव हुआ है और इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार भारी बारिश के चलते कई डैम के गेट भी खोलने पड़ गए हैं, जिससे जो निचले क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, वो टापू में तब्दील हो चुके हैं। कई पुल बंद हो चुके हैं जल जमाव के चलते और कई जगह पर घरों तक में पानी पहुंच चुका है, जिसके चलते लोग खासा परेशान हैं। सिरोही से पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं। लोग वहां पर बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। तो सिरोही में कल शाम से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। माउंट आबू में 137 mm तकरीबन 6 इंच बारिश दर्ज हुई है। सिरोही में 45 mm, रेवदर में 36 mm, शिवगंज में 33 mm, पिंडवाड़ा में 38 mm और आबू रोड में 18 mm बारिश दर्ज हुई है। बारिश के बाद जिले भर की नदियों में उफान है, पानी की आवक बढ़ी है। माउंट आबू में नक्की लेक ओवरफ्लो हो गया है और झरनों पर पानी बह रहा है।
तो हिल स्टेशन माउंट आबू से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। नदी लबालब हो चुके हैं, मौसम खैर काफी सुहाना हो गया है और ऐसे में पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और कल इस बीच मिल रही बड़ी खबर का पाली से बड़ी खबर है। जवाई बांध कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद तीसरा गेट भी खोल दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर गेट 2, 4 और 10 को खोला गया है और 3-3 फीट तक पानी की निकासी की जा रही है। शनिवार को कैचमेंट एरिया में 47 mm बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने आज भी इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं। यहां पर तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। 10 सितंबर को जवाई बांध के 2 गेट खोले गए थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार पानी की आवक बनी हुई है, बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में एक और गेट खोलकर यहां से पानी की निकासी की जा रही है। तो वही बांसवाड़ा में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण जन जीवन को खासा परेशानी हो रही है। कई प्रकार की दिक्कतें उनके सामने खड़ी हो गई हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने अपील भी जारी की है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति माही डैम देखने के लिए यहां पर अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। इसके साथ ही माही डैम क्षेत्र में पुलिस जाब्ता भी तैनात है। जबरदस्त तरीके से यहां पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। इधर माही डैम कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार डैम के 2 गेट आधा मीटर तक खोले गए हैं, जबकि 8 गेट 8 मीटर और 6 गेट 8.5 मीटर तक खोले गए हैं। इसके अलावा कागदी सुरवानिया डैम के भी सभी गेट खोल दिए गए हैं। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीपल घूट से ये सूचना मिल रही है जहां पर माही बांध के गेट खुलने के बाद पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा जाने वाला NH56 रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। कल रात से ही ये हाईवे बंद है। पीपलखूट से मुंगाना जाने वाला मार्ग भी बंद है। पुलियाओं के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 33 kV सब स्टेशन पीपलखूट पानी में डूब चुका है। राजकीय महाविद्यालय की बात करें पीपलखूट की, तो ये भी पानी से लबालब भरा हुआ है। राजीव गांधी सेवा केंद्र पीपलखूट परिसर में भी पानी घुस चुका है। वो तो नहीं गई यार, बाउंड्री है बहुत टाइट है।